तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। हम लोग सीटेट की प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, वो भी प्रीवियस ईयर की। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास होगी हमारी हिंदी की, जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं जनवरी 2012 में सीटेट में पूछे गए प्रश्न। जनवरी क्यों? क्योंकि सीटेट साल में 2 बार परीक्षा 2012 से स्टार्ट कर दिया था। पहली परीक्षा उसने जनवरी में लिया था और दूसरी परीक्षा उसकी नवंबर में कराई गई थी। तो हम सारे के सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे कि जो जनवरी 2012 में हिंदी के अंतर्गत सीटेट पूछा था। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। फ्री प्रैक्टिस बैच से आप जुड़ना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलिए पहला प्रश्न देखेंगे क्या कर रहा है कि एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। अब आपसे पूछा जा रहा है कि एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग से क्या कारण होता है, क्या मतलब है, क्या फायदा है, क्या घाटा है, ये सब बताना होगा। ठीक है। ए ऑप्शन कह रहा है कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है। बी ऑप्शन कह रहा है शिक्षकों के लिए गहन समस्या है। सी ऑप्शन कह रहा है संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। और डी ऑप्शन कह रहा है किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। चलिए अब आप जल्दी से कमेंट करिए तो हम आपको बताएंगे साथ में ट्रिक कैसे आप उत्तर निकाल सकते हैं। ठीक है। चलिए ए ऑप्शन को देखते हैं कैसे काटते हैं। तो कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक से अधिक भाषा का प्रयोग कक्षा में सीखने में मदद करता है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में वृद्धि करता है। क्यों? क्योंकि बालक हो सकता है जो आप भाषा बता रहे हैं वह नहीं सीख पाए, दूसरे भाषा में अगर आप बताएं तो बालक सीख जाए, यही कारण होता है। ठीक है। तो इसलिए हमारा पहला ऑप्शन जो था वह गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन है शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, तो बिल्कुल नहीं। जब बालक के लिए समस्या नहीं तो शिक्षक के लिए कैसा समस्या है? देखिए शिक्षक तो बड़ा है, बालक तो छोटा है। अगर बालक छोटा है फिर भी कई भाषाओं का प्रयोग कर रहा है तो शिक्षक तो बड़ा है, उससे तो समझ में आएगा ही। ठीक है। इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन भी हमारा कट जाएगा। लेकिन सी ऑप्शन की बात कर रहा है कि एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। अभी मैंने बताया कि एक से अधिक भाषाओं का विकास जो है वह संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर डी ऑप्शन भी देख लीजिए, कह रहा है कि किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है, यह भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का उत्तर जो निकला हमारा सी ऑप्शन संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। चलिए आराम से पढ़िए क्योंकि सीटेट एक ऐसा सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड करता है पेडागोजी का। अगर आप आराम से समझते हुए नहीं पढ़ेंगे ना तो आप कभी भी सीटेट की परीक्षा पास नहीं कर सकते। ठीक है। देखिए प्रश्न थोड़ा सा बड़ा इसलिए हमें छोटा करना पड़ा, देख लीजिएगा। चलिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय क्या होगा, देखते हैं ऑप्शन तब समझ में आएगा। ठीक है। ए ऑप्शन कह रहा है उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। देखिए ये विशेष रूप से समावेशी शिक्षा का ये प्रश्न है। ठीक है। और बी ऑप्शन कह रहा है उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। और सी ऑप्शन कह रहा है कम पाठों वाले पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। और डी ऑप्शन कह रहा है एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना चाहिए। चले देखिए यहाँ पर भी ट्रिक काम कर रहा है। जो पॉजिटिव और नेगेटिव शब्दों को नहीं जानते वो ध्यान से देखिए किस प्रकार से हम ऑप्शन को काटेंगे और कौन सा सही हम एकदम आपको आराम से समझाएंगे। ठीक है। तो देखिए ये ऑप्शन में क्या कहा गया था कि उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। अगर आपने समावेशी शिक्षा पढ़ा होगा तो वहाँ पर एक साफ बात लिख कर आई थी किताब में कि किसी भी बालक को अलग एक्टिविटी नहीं कराएंगे। ठीक है। चाहे वो दृष्टिबाधित हो या मूक बधिर हो, चाहे जो भी उसके अंतर्गत विकलांगता या अपंगता पाई जाए, लेकिन वह समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी के साथ बैठकर ही गतिविधि में भाग लेता है। चाहे पढ़ाई करने की बात हो, चाहे खेल में बात हो, तो सारी की सारी जो कामें होंगी वह एक साथ सभी लोग करेंगे। इसके अकॉर्डिंग पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जा रहा है। ठीक है।
अब यहाँ पर बी ऑप्शन में कहा जा रहा है उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए, तो यह भी हमारा गलत हो जाएगा। भाई देखिए, वह दृष्टिबाधित है, उसके लिए जो भी हो सकता है वो उसके अंतर्गत वह प्रोवाइड किया जाना चाहिए। ठीक है, क्यों उसे, अगर आप उसे अलग कर देंगे किसी भी कार्य में, उसको आप अलग करेंगे तो उसके अंदर जो है कि हीन भावना आ जाएगा। ठीक है, हीन भावना आ जाएगा कि अपने आप को थोड़ा वह तुच्छ समझने लगेगा। तो इसके अंतर्गत हमारा समावेशी शिक्षा यह अलाउ नहीं करता, जिसके कारण हमारा बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ठीक, अब क्या कह रहा है, सी ऑप्शन में कह रहा है कि कम पाठों वाले पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए, तो अभी यह भी हमारा गलत होगा। अभी मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कि समावेशी शिक्षा कतई अलाउ यह नहीं करती कि किसी भी पाठ्यक्रम को अलग बालक के लिए अलग तरीके से बनाया जाए। कक्षा 1 के पाठ्यक्रम को सभी बालक के लिए सेम बनाया जाता है। कक्षा 2 के बालक जो होते हैं उसके लिए सभी के लिए एक पाठ्यक्रम, एक किताबें चलाई जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए यह भी हमारा गलत हो जाएगा। चलिए, और अगला प्रश्न देखते हैं, अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, तो बिल्कुल सही। अगर बच्चा जो है दृष्टिबाधित मतलब देख नहीं सकता, तो वह अधिक से अधिक भाषा का जब मौखिक रूप से प्रयोग करेंगे आप, तो वह आसानी से सीख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हमारा जो निकलेगा वह हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो आप आज की क्लास में देख रहे हैं जनवरी 2012 में हिंदी के पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। सभी प्रश्न आपको पता होगा कि हिंदी पेडागोजी के 15 प्रश्न आते हैं और 15 प्रश्न आते हैं पैसेज के। ठीक है, तो यह जो प्रश्न पत्र आज हम आपको सॉल्व करा रहे हैं यह है प्राइमरी स्तर का। ठीक है, आपने थंबनेल में भी देखा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सीटेट की फ्री प्रैक्टिस बैच आपको प्रोवाइड की जा रही है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए, बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है विदेशी साहित्य की रचनाएं, बी ऑप्शन कह रहा है ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों, सी ऑप्शन कह रहा है जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्य पर आधारित हो, और डी ऑप्शन कह रहा है केवल कहानी अथवा कविताएं। चलिए एक बार जल्दी से कमेंट करिए, क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट भी किया गया है हमारी परीक्षाओं में। ठीक है, सीटेट के अकॉर्डिंग हम उत्तर की बात करते हैं, तो पहला ऑप्शन देखिए कह रहा है कि विदेशी साहित्य की रचनाएं, बिल्कुल नहीं भाई, हम अपने देश की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर विदेशी साहित्य की रचनाएं क्यों हम बच्चे को पढ़ाएंगे। ठीक है, क्यों रचनाएं उनकी स्थान लेंगी, तो बालक हमारा उससे कुछ नहीं सीख पाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन को देखेंगे तो कह रहा है कि ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों, तो यह हमारा ऑप्शन जो है बी यही सही हो जाएगा। कोई भी भाषा हो, कोई भी पाठ्य पुस्तक हो, कोई भी गतिविधि हो, अगर बालक के परिवेश से, बालक के समाज से, बालक के घर से जुड़ी हुई होंगी, तो बालक के लिए वह सबसे उपयुक्त होंगी। ठीक है, इसलिए हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह हो जाएगा बी ऑप्शन सही। ठीक, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। देखिए केवल जहाँ पर आ जाए वह नेगेटिव होता है, इसलिए हम काट देंगे। केवल कहानी अथवा कविताएं का प्रयोग यह हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावित तरीका कौन सा है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न में हमें निगेटिव शब्द चुनना है, क्योंकि सबसे कम प्रभावित तरीका तो वह निगेटिव में ही आ जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन कह रहा है व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, बी ऑप्शन कह रहा है अपने अनुभवों का वर्णन, सी ऑप्शन कह रहा है बातचीत करना, और डी ऑप्शन कह रहा है संवाद अदायगी। चलिए जल्दी से बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो रहा है। देखिए का पूछा गया है कि प्रश्न में कि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावित तरीका कौन सा है, तो व्याकरण आधारित संरचना, क्या यह सही होगा। देखिए
ये है, यही हमारा उत्तर निकलेगा, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए यह हमारा क्वेश्चन है। तो छोटे बच्चों के अंतर्गत व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास ये सब बातें नहीं आएंगे। ठीक है, अपने अनुभव का वर्णन तो ये सबसे बढ़िया होगा, क्योंकि किसी भी बालक को हो या व्यक्ति हो, कोई भी हो, अगर वह अपने अनुभव का वर्णन करता है तो वह सबसे बेस्ट माना जाता है। इसलिए यह हमारा सही होगा। बातचीत करना, देखिए मौखिक अभिव्यक्ति की बात किया जा रहा है, तो बातचीत के द्वारा मौखिक अभिव्यक्ति का विकास किया जा सकता है। संवाद अदायगी, यह भी हमारा वही होगा। तो मतलब बी सी डी जो ऑप्शन में दिए गए हैं ये तीनों सही होंगे, इसलिए हमें यह काटना पड़ेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पर सबसे कम प्रभावित तरीका पूछा गया था, इसलिए हमारा यही ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, चलिए, समझ में आ रहा है, क्लास अच्छी लग रही कि नहीं, एक बार कमेंट कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। नहीं नहीं, 8 फरवरी को आपको पेपर देना है, उसमें कोई संदिग्ध नहीं है, आप समझ लीजिए, क्योंकि सीटेट का रिकॉर्ड है, जो उसने एक बार कह दिया उसकी परीक्षा दोबारा नहीं टलती। बहुत कम चांस हुआ होगा, अभी एक आध बार हुआ होगा तो हुआ होगा, नहीं तो कभी, वैसे तो मुझे याद नहीं है। ठीक है, चलिए फिलहाल आपकी इच्छा है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ए ऑप्शन कह रहा है विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास। बी ऑप्शन कह रहा है हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना। सी ऑप्शन कह रहा है दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास। और डी ऑप्शन कह रहा है बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास। चलिए, यह प्रश्न सबसे टफ प्रश्न होने वाला है आपके लिए। ठीक है, चलिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अगर बात करें ए ऑप्शन की, तो विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास, यह हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बी ऑप्शन में कहा जा रहा है, सही था इसलिए हमें काटना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए काट दिए। ठीक, और बी ऑप्शन में कह रहा है कि हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना। अभी मैंने बताया कि जहाँ पर कंठस्थ करना, स्मरण करना, याद करना, ये सारे के सारे वर्ड प्रयोग किए जा रहे हों, वहाँ पर ये नेगेटिव में आते हैं, और हमारा यहाँ पर नहीं चुनना था, तो यही हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर नोट कर लीजिए, यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न में। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन कह रहा है भाषा के व्याकरणिक नियम। बी ऑप्शन कह रहा है पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर। और सी ऑप्शन भाषा की पाठ्य पुस्तक। और डी ऑप्शन समृद्ध भाषिक वातावरण। चलिए कमेंट करिए इसका उत्तर आप लोग क्या दे रहे हैं। चलिए चलिए, एक नहीं नहीं, डेली अब क्लासेज हो रहे हैं, डेली। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए इसका उत्तर क्या होने वाला है। तो बात करेंगे प्रश्न की, तो भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है भाषा के व्याकरणिक नियम। जहाँ पर भी भाषा के व्याकरणिक नियम आ जाए, छोटे बच्चों के लिए खास करके प्राइमरी स्तर पर आप सीटेट देने जा रहे हैं, तो यहाँ पर यह गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर बी ऑप्शन की बात करें तो पाठ पर आधारित प्रश्न उत्तर। देखिए भाषा सीखने के लिए पाठ पर आधारित प्रश्न उत्तर का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन भी कट जाएगा। अब बात करें सी ऑप्शन की, तो भाषा सीखने के लिए भाषा की पाठ्य पुस्तक, इसका भी कोई मतलब नहीं होगा, इसलिए यह भी हमें काटना पड़ेगा। लेकिन हमारा समृद्ध भाषिक वातावरण भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार का बच्चे का वातावरण प्रदान किया जाएगा, उस प्रकार से बच्चे का भाषाई विकास होगा, भाषा सीखेगा उस प्रकार के। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आप लोग डी ऑप्शन को सही कर लीजिए। चलिए, और एक बार क्लास को अपने स्तर पर जरूर शेयर करिए, अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, जहां पर भी शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, और उन्हें बताइए कि सीटेट की फ्री प्रैक्टिस बैच लक्ष्य तक पर आपको प्रोवाइड की जा रही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे।
यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बताइए। हिंदी भाषा का मूल्यांकन अगर आप कर रहे हैं तो आप सबसे अधिक महत्व किसे देंगे? ए ऑप्शन कर रहा है सीखने की क्षमता का आकलन, बी ऑप्शन कर रहा है काव्य सौंदर्य, सी ऑप्शन कर रहा है निबंध लिखने की योग्यता और डी ऑप्शन कर रहा है व्याकरण के नियम। चलिए जल्दी से कमेंट कर दीजिए और उत्तर बता दीजिए। देखिए मैंने पहले ही बता दिया था व्याकरण के नियम जहाँ पर भी आए वह शब्द को काट देना, क्योंकि यहाँ पर हम आज की क्लास में प्राइमरी के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, मिडिल वालों को भी अभी हम डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा इंतजार करिए, पहले प्राइमरी को पढ़ लीजिए उसके बाद हम मिडिल पर आएंगे। ठीक है, सारी की सारी सब्जेक्टों की तैयारी हम आपको निःशुल्क में कराएंगे। ठीक, चले। और निबंध लिखने की योग्यता, भाई छोटे बच्चों का अगर आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो उनको निबंध लिखने कहाँ उतना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यह भी हमारा कट जाएगा। अब आप उत्तर बताइए ए और बी में कौन सा सही होगा। चलिए ए बी सही, सी मतलब सी डी तो कट गया, ए बी में उत्तर बता दीजिए। चलिए, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा महत्व किसे देंगे? भाई काव्य सौंदर्य को भी नहीं दिया जाएगा, लेकिन सीखने की क्षमता का हमारा आकलन जो होगा ये सबसे इम्पोर्टेंट होगा, यही हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, हिंदी भाषा का अगर आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो सीखने की क्षमता का आकलन करना यही आपका सबसे मेन उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आप एडजस्ट करिएगा, 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा छोटा कर देना है। अब ठीक है, चलिए अब ठीक है। देखते हैं प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे। देखिए सबसे कम महत्व का मतलब एक प्रकार से निगेटिव होता है, ध्यान से समझते हुए चलिएगा, कहीं पर आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ए ऑप्शन का है विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, बी ऑप्शन का है कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री, सी ऑप्शन का है कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता और डी ऑप्शन का है बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। चलें इस प्रश्न का उत्तर आप जल्दी से कमेंट करिए कि एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करा है, विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, बिल्कुल यह इसका प्रयोग हमें करना चाहिए अपने कक्षा में, क्योंकि कक्षा में कई प्रकार के बालक आते हैं, कई समाज से आते हैं। तो इस प्रकार से अगर विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य का प्रयोग करके हम बालक को कुछ सिखाएंगे या पढ़ाएंगे तो बालक आसानी से सीखेगा, इसलिए यह ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब बात करें कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री, तो ये तो टीचिंग मेथड के अंतर्गत प्रयोग होता है। कई प्रकार की टीचिंग सामग्री हम कक्षा में प्रयोग करते हुए छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, इसलिए यह भी हमारा ऑप्शन बी जो है वह सही हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर सी ऑप्शन में कहा जा रहा है कि कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता, तो यह भी हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, जो ऑप्शन हमें सही था यह हमें काटना पड़ेगा, क्योंकि हमारा सबसे कम महत्वपूर्ण जो है वह बताना पड़ेगा। तो सबसे कम महत्वपूर्ण जो है वह है बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। अगर आप छोटे बच्चों को विश्लेषण करने के लिए सिखा रहे हैं तो ये आपके लिए सबसे गलत तरीका है। ठीक है, तो इसलिए आयोग ने इसका उत्तर जो माना था वह था सी नहीं माना था, डी ऑप्शन माना था। आप भी नोट कर लीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलें आगे। चलिए ठीक ठीक एकदम सही। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु हैं। देखिए हम आपको पैसेज वाला प्रश्न नहीं करा रहे हैं, क्यों नहीं करा रहे हैं, क्योंकि पैसेज तो हमेशा बदलता रहता है, ये आप प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कर लीजिए। अभी जब हम आपको अंतिम में, जब परीक्षा की अंतिम मंथ में आप चलेंगे तो वहाँ पर हम ट्रिक बताएंगे किस प्रकार से हम पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम डेली आपको हिंदी की प्रैक्टिस सेट, सीडीपी की प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर की क्लासेज, ये सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हुए चल रहे हैं। आप हमारे चैनल से जुड़िए, प्लेलिस्ट पर एक बार विजिट करिए, जो दिसंबर 2024 की क्लासेज हैं आप उन्हें भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक ठीक, पैसेज आप अपने मन से कर सकते हैं अगर आपके पास कोई बुक हो, क्योंकि पैसेज 15 नंबर का आप सीटेट में देखेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की भी क्या बात किया था कि भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते में समय सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा? अभ्यासों में वैविध्य, पाठों की संख्या, विषय वस्तु में विविधता और भाषा की विभिन्न छटाएं। चलिए क्या होगा सबसे कम महत्वपूर्ण? चलें देखिए, अगर पाठों में वैविध्य होगा तो बालक आसानी से सीखता है। जहाँ पर विविधता की बात की जाए वह हमारा पॉजिटिव शब्द होता है, लेकिन यहाँ पर पाठों की संख्या जो दिया गया यही हमारा सबसे कम महत्वपूर्ण होगा पाठ्य पुस्तक के निर्माण में। ठीक है, आप जानते रहिएगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलें बी ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि बहुभाषिकता, बहुभाषिकता क्या है भाई, ये आपको बताना है इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। ए ऑप्शन कह रहा है भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है। बी ऑप्शन कह रहा है भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है। सी ऑप्शन कह रहा है भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। और डी ऑप्शन कह रहा है भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है। चलिए बताइए कौन सा यहाँ पर उत्तर हमारा सही होने वाला है। तो बात करें बहुभाषिकता की, देखिए भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती, बिल्कुल नहीं, खतरे में नहीं डालेगी भाई। बहुभाषिकता हमारे सीखने में महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन में कह रहा है कि भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न, यह भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन दिया गया है कि भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक है, और डी ऑप्शन क्यों कटा? भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है, यह हम बाधा को नहीं मानते। इसलिए बहुभाषिकता जो है वह भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में मानी जाती है या जानी जाती है। ठीक, यहाँ पर क्या निकला उत्तर? यहाँ पर हमारा उत्तर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में कह रहा है कि भाषा, अब आप पूछे जा रहा है आपसे कि भाषा, इसका ऑप्शन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा ना क्या पूछा जा रहा है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, भाषा क्या है, कैसे है। ए ऑप्शन कह रहा है विद्यालय में ही सीखी जाती है। बी ऑप्शन कह रहा है एक नियमबद्ध व्यवस्था है। सी ऑप्शन कह रहा है सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है। और डी ऑप्शन कह रहा है नियमों की जानकारी से ही निखरती है। अब आप बताइए, यह प्रश्न अपने आप में ही एक कह सकते हैं कि गलत तरीके से सीटेट पूछ रहा है। क्यों, देखते हैं अभी हम। चलिए ए बी सी डी में उत्तर बताइए इस प्रश्न का। चलिए देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, विद्यालय में ही क्या भाषा सीखेंगे, इसलिए हमारा गलत हो जाएगा। भाषा को सिर्फ विद्यालय में ही नहीं सीखा जा सकता, विद्यालय के अलावा कहीं पर भी सीखा जा सकता है। विद्यालय तो मान लीजिए इसका एक माध्यम है, वहाँ पर तो सीखेंगे, लेकिन अपने परिवेश में, अपने समाज में, अपने पड़ोस में कहीं पर भी भाषा सीखी जा सकती है। क्यों? क्योंकि बालक अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं, आप भी जानते हैं, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन कट जाएगा। बी ऑप्शन कह रहा है भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था, ये तो सही हो सकता है, लेकिन आगे बढ़ेंगे क्या कह रहा है सी ऑप्शन में कि सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है। तो बिल्कुल नहीं, व्याकरण के नियमों का अनुगमन क्यों करेगी भाई, छोटे बच्चों के लिए यह इम्पोर्टेंट नहीं होगा। अगर बात करें डी ऑप्शन की, नियमों की जानकारी से निकलती है, क्या जिनके पास व्याकरण के नियम की जानकारी नहीं है उनकी भाषा अच्छी नहीं है? आप अपने परिवेश में देखिए, आप खुद समझ जाएंगे। चले तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा वह हो जाएगा भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। यहाँ पर क्या निकला, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन सही करेंगे और आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है अगले प्रश्न में। चले प्रश्न देखेंगे तो कह रहा है कि बच्चे विद्यालय आने से पहले, ए ऑप्शन कह रहा है अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। बी ऑप्शन कह रहा है कोरी स्लेट होते हैं। सी ऑप्शन कह रहा है भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं। और डी ऑप्शन कह रहा है भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। चले इसका उत्तर आप बताइए, बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या होगा, कैसे होगा। देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन से शुरुआत करेंगे। क्या कह रहा है डी ऑप्शन में, भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। क्या भाई छोटे बच्चे सभी कौशलों को सीख कर ही विद्यालय में जाएंगे? बताइए, छोटे बच्चों को 3 साल के बाद आप विद्यालय भेज सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, चारों कौशलों, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सब जानते हैं छोटे बच्चे? बिल्कुल नहीं, इसलिए हमारा ये कट जाएगा।
ठीक है। आगे क्या कह रहा है, भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते, बिल्कुल गलत है, क्योंकि बालक अपनी समाज के भाषाओं को वह अच्छे तरीके से जानता है, समझता है और बोल लेता है। ठीक है, इसलिए यह भी हमारा कट जाएगा। अब बी ऑप्शन कह रहा है कि कोरी स्लेट होते हैं, बिल्कुल नहीं। कोरी स्लेट का मतलब क्या, बच्चे एकदम खाली रहते हैं या उनके मस्तिष्क में कोई भाषा नहीं रहता, इसलिए यह भी हमारा कट जाएगा। ठीक, अब ये ऑप्शन बच गया तो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, यही हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चे विद्यालय आने से पहले अपने भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए छोटा कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग। चलिए, कहा जा रहा है प्रश्न में कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। सबसे पहले इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर पता होना चाहिए। चलिए, हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता देंगे। ए ऑप्शन करें, भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनते हैं। बी ऑप्शन करें, भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। सी ऑप्शन करें, भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है। भाषा प्रयासपूर्ण होता है। ठीक है, देखिए, सी ऑप्शन में भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयास पूर्ण होता है। और डी ऑप्शन क्या कर रहा है, सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। अब बताइए कौन सा उत्तर यहाँ पर सही हो रहा है। चलिए, ए ऑप्शन क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है कि भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं, बिल्कुल नहीं भाई। भाषा अर्जन मतलब भाषा सीखते समय ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और क्या कह रहा है, बिल्कुल एक मिनट, यहाँ पर निगेटिव पूछा जा रहा है। ठीक, क्या होगा, चलिए निगेटिव बताइए। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट करिए तो जल्दी से। देखिए, भाषा अर्जन तथा भाषा अधिगम में हमेशा अनुवाद का सहारा लेना पड़ता है, ये आपको पता होगा। ठीक, क्यों, किसी भी व्यक्ति की भाषा में संपूर्णता तभी आती है जब वह अन्य भाषाओं की शब्दावली को भी आत्मसात करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाषा अधिगम प्रयास पूर्ण होता है, जो ऑप्शन दिया गया है यही हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये सही था इसलिए हमें काटना पड़ेगा। सी ऑप्शन सही था इसलिए काट देंगे, डी ऑप्शन सही था इसलिए काट देंगे। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग नोट कर लीजिएगा, बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। ठीक, चलिए, अब ये रहा आपका 15 प्रश्न जो कि जनवरी 2012 में सीटेट प्राइमरी स्तर पे पूछा गया था। अब अगली क्लास हम जो लेकर आएंगे वह होगी हमारी नवंबर सीटेट प्राइमरी स्तर 2012 में पूछे गए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जुड़ जाइए, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा क्लास को, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि टीचिंग एग्ज़ाम के लिए सबसे बेस्ट चैनल है जो आपको फ्री में प्रैक्टिस बैच तैयारी के लिए प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलिए, बाकी क्लास कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको पहली बार सीटेट देने जा रहे हैं या कई बार दे चुके अभी तक पास नहीं हुए, यह भी आप बताइए, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग ही हम कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताएंगे या इम्पोर्टेंट वीडियो अलग से लाएंगे कि पास होंगे कैसे, पहली बार में कैसे पास होंगे। जो लोग अभी तक पास नहीं हुए वो लोग गलती क्या कर रहे हैं, क्यों वो लोग पास नहीं हो रहे हैं, इन सब के ट्रिक वाइज हम वीडियो बताएंगे। क्यों, क्योंकि आपको अभी तक वह ट्रिक नहीं पता है कि किस प्रकार से पहली बार में ही सीटेट पास करना चाहिए। ठीक है, क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, जुड़िए हमारे साथ। हम आपको इस बार सीटेट की गारंटी के साथ पढ़ाएंगे। क्यों, अगर आप डेली हमारे साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो आप पास 100% होने वाले हैं। ठीक, चलिए, आज की क्लास में बस इतना ही। तैयार रहिएगा, कल फिर आएगी एक महत्वपूर्ण क्लास। तब तक के लिए धन्यवाद।